चैप्टर 714 न्यू डायरी पेजेस। बेम के इन में क्लेन ने रोड्स के जवाब और अजीक के खत पर गौर किया। उसका अगला बड़ा चैलेंज था बैकलैंड वापस लौटना, लेकिन एज शर्लॉक मोरियार्टी नहीं, उसे एक नई आइडेंटिटी चाहिए थी ताकि वो सेंट सैमुअल कैथेड्रल के चाइनीज गेट से एंटीगनस नोटबुक चुरा सके। अगर ये फेल हुआ तो उसे हॉर्नासिस माउंटेन रेंज जाना होगा। इधर गोल्डन ड्रीम पर एडमिरल कैटलिया को फ्रैंक ली के मछली खोर मशरूम्स और नीना की चिल्ला पुकारी के बीच क्वीन मिस्टिक बर्नाडेटे की तरफ से रोजेल की डायरी के 3 नए पेजेस मिलते हैं। दोपहर 3 बजे टैरोट गैदरिंग शुरू होती है। गैदरिंग में क्लेन ने नोट किया कि ऑड्रेज साइकियाट्रिस्ट की एक्टिंग से बहुत खुश है, लेकिन एल्जर काफ़ी परेशान लग रहा है, शायद ओशियन सॉन्गस्टर की कीमत को लेकर। कैटलिया ने मिस्टर फूल को डायरी पेजेस पेश किए। डायरी पेजेस हाइलाइट्स रोजेल सन बोर्नोवा। रोजेल अपने बेटे बोर्नोवा की पायसनेस मतलब उसकी पवित्रता से बहुत ज़्यादा दुखी था। उसे लगता था कि चर्च ऑफ स्टीम ने उसके बेटे को सिर्फ एक बिलीवर बना दिया है, इंसान नहीं। रोजेल ने यहाँ तक कह दिया कि वो डीटीज को रिप्लेस कर सकता है। ज़ाराटल एंड द नोटबुक। रोजेल ने लिखा कि एंटिगनस नोटबुक मिलने के बाद ज़ाराटल सीक्रेट ऑर्डर लीडर गायब रहने लगा था। क्लेन ने अंदाज़ा लगाया कि ज़ाराटल ने शायद नोटबुक के राज यूज़ करके सीक्वेंस 1 अटेंडेंट ऑफ मिस्ट्रीज बनने की कोशिश की थी। गिफ्ट ऑफ बर्नाडेटे। रोजेल ने अपनी बेटी के लिए एक मिस्टिकल आइटम बनाया जो उसे हिडन सेज की आवाज़ों से बचाता था और बैटलफील्ड ऑफ द गॉड्स सोनिया सी के ईस्टर्न हिस्सा उसमें जाने में मदद करता था। क्लेन को रियलाइज हुआ कि रोजेल उस वक्त सीक्वेंस 2 आर्टिसन एंजल बन चुका था। द क्रिम्सन मून। रोजेल ने प्राइमोर्डियल मून के बिलीवर्स को पकड़ा और हैरान हुआ कि उनकी ताकत मून से कैसे आती है। उसने लिखा कि वो खुद मून पर जा सकता है, पर उसे ये ज़रूरी नहीं लगा। पाथवे स्विच। रोजेल ने फैसला किया कि वो 7 पाथवे से स्विच करके मिस्ट्री प्रायर हर्मिट पाथवे का सीक्वेंस 1 बनेगा, क्योंकि उसे लगता था कि हिडन सेज सिर्फ एक सेंटिएंट यूनिकनेस है और सीक्वेंस 1 की सीट अभी खाली है। क्लेन ने नोट किया कि रोजेल का रिबेलियन मतलब बगावत तब शुरू हुआ जब चर्च ऑफ स्टीम ने उस पर दबाव डालना शुरू किया। चैप्टर 715 मैडनेस इन हिज लेटर ईयर्स। एम्परर रोजेल की डायरी के पन्नों से ये साफ हो गया कि उन्होंने मिस्ट्री प्रायर पाथवे पर स्विच करके नॉलेज एम्परर सीक्वेंस 1 बनने का फैसला किया था। रोजेल ने बताया कि सेवेंट और मिस्ट्री प्रायर पाथवेज इंटरचेंजेबल हैं क्योंकि वो नॉलेज के 2 अलग पहलुओं रियलिटी और मिस्ट्री को दर्शाते हैं, जबकि रीडर पाथवे ओमनी साइंस सर्वज्ञानी को दर्शाता है। डायरी के तीसरे पन्ने ने क्लेन को चौकन्ना कर दिया। इस पन्ने पर कोई डेट नहीं थी और लिखावट बेहद हैजर्ड मतलब अपरूटेड थी। रोजेल ने लिखा था, नो इम्पॉसिबल, सब कुछ खत्म हो जाएगा, 7 डिटीज पर भरोसा नहीं किया जा सकता, मुझे सीक्वेंस 0 बनना ही होगा। उसने मिस्टर डोर बेथेल अब्राहम को वापस रियलिटी में लाने के बारे में भी सोचा, पर डर गया कि वो कोई कैटास्ट्रॉफी तबाही ले आएगा। क्लेन ने नोट किया कि ये पन्ना किसी एंजल लेवल एग्जिस्टेंस की मैडनेस, पागलपन और डर से भरा था। कैटलिया ने मिस्टर फूल से पूछा, एम्परर रोजेल अपने आखिरी सालों में पागल क्यों हो गए थे? क्लेन ने बड़ी चालाकी जवाब दिया कि वो ओमनीपोटेंट मतलब सर्वशक्तिमान नहीं है, पर इतना कंफर्म है कि रोजेल ने सीक्वेंस 0 देवता बनने की कोशिश की थी, जिस वजह से दुनिया उन्हें पागल समझने लगी। ऑड्रे और एल्जर ये सुनकर दंग रह गए, क्योंकि सीक्वेंस 0 का मतलब सीधा देवता बनना होता है। गैदरिंग आगे बढ़ती है और क्लेन अपनी द वर्ड आइडेंटिटी के जरिए डील्स फाइनलाइज करता है। द सन को नोटरी सीक्वेंस 6 का फॉर्मूला मिल जाता है। द हैंगमैन को बताया जाता है कि ओशन सॉन्गस्टर का फॉर्मूला और मेन इंग्रेडिएंट दोनों हाजिर है। कैटलिया सुनकर सकपका गई। उसे पता था कि गेरमन स्पैरो द वर्ड ने पिछले हफ्ते ही क्रिशाइस को मारा है, तो एक हफ्ते में उसने ओशन सॉन्गस्टर सीक्वेंस 5 जैसी रेयर चीज़ कैसे हासिल कर ली। चैप्टर 716 आइलैंड एंड रून्स। डेरिक और फॉर्स द वर्ड की क्षमताओं से दंग रह गए। फॉर्स को याद आया जब गेरमन स्पैरो पहली बार टैरेट क्लब में आया था, तब वो सिर्फ एक धुंधला और शांत शख्स लगता था, पर वो सीक्वेंस 5 के ऊंचाइयों को छू रहा था। ऑड्रे को ये अजीब लगा कि इतना काबिल होने के बावजूद मिस्टर वर्ड डायरी पेजेस क्यों नहीं ढूंढ रहा, जिससे उसने अंदाज़ा लगाया कि शायद उसका मिस्टर फूल के साथ कोई गहरा कनेक्शन है। एल्जर ने मिस्टर फूल से प्राइवेट कम्युनिकेशन की गुजारिश की। उसने ओशियन सॉन्गस्टर के बदले एक ऐसे प्रिमिटिव आइलैंड के कोऑर्डिनेट्स ऑफर किया जो उसने और क्विलांगोस ने ढूंढा था। एल्जर ने बताया, इस आइलैंड पर एक्सटिंक्ट बियॉन्डर क्रीचर्स और प्राचीन रून्स हैं। वहाँ डेमिगॉड लेवल के क्रीचर्स मौजूद हैं। रून्स में ऐसी चीज़ें छुपी हुई हैं जिसकी कीमत कार्ड ऑफ ब्लेस्फेमी से कम नहीं। क्लेन ने द वर्ड के जरिए डील फाइनलाइज की, पर एल्जर ने एक शर्त रखी।
पहली बार आइलैंड पर वो दोनों साथ जाएंगे, और वो भी एल्जर के एडवांसमेंट के बाद। क्लेन ने इस पर सहमति जताई क्योंकि उसे डेमिगॉड इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ने वाली थी। प्राइवेट कन्वर्सेशन खत्म होने के बाद बाकी मेंबर्स ने अपनी डील्स की। कैटलिया ने फोर्स को मीटियोराइट क्रिस्टल 600 पाउंड्स ला कर दिया। फोर्स ने जाओ से पैसे उधार लेने का फैसला किया ताकि वो एडवांस कर सके। कैटलिया ने ऑड्रे को ब्लैक हंटिंग जायंट लिजार्ड स्पाइनल फ्लूइड 1800 पाउंड्स कंफर्म किया। ऑड्रे ने अपनी रेलिक प्रिजर्वेशन फाउंडेशन के जरिए खर्च छुपाने का सोचा। कैटलिया ने मिथिकल क्रीचर्स ब्लड, एंजल्स ब्लड मांगा। क्लेन ने द वर्ल्ड के जरिए जवाब दिया कि उसके पास क्लूज हैं, पर उसे 3 महीने लगेंगे। वो विल ऑसेटिन के जन्म का इंतजार कर रहा था। डेरिक द सन ने नोटरी पोशन के लिए क्रिस्टलाइज रूट्स ऑफ द ट्री ऑफ एल्डर्स की मांग की। एमिलिन ने इसे लाने का वादा किया और बदले में डेरिक ने सीक्वेंस 5 सैंग्विन वैम्पायर का कैरेक्टरिस्टिक ऑफर किया, जिससे एमिलिन थोड़ा चिढ़ गया पर मना नहीं किया। गैदरिंग अब फ्री एक्सचेंज सेगमेंट में दाखिल हुई, जहां मेंबर्स एक दूसरे से राज और जानकारियां बांट सकते थे। चैप्टर 717 द वर्ल्ड एंड हीरो बैंडिट। टेरर क्लब की मीटिंग जारी थी। सबसे पहले एल्जर ने डेरिक से आफ्टरनून टाउन के हालात पूछे। डेरिक ने बताया कि उनका कैंप लग चुका है और वो धीरे धीरे मॉन्स्टर्स का खात्मा कर रहे हैं। ऑर्डर ने जब वहाँ के खाने के बारे में पूछा तो डेरिक ने बताया कि उन्हें मजबूरन मॉन्स्टर्स का मीट खाना पड़ता है, जो काफ़ी घिनौना और करप्ट होता है, जिससे साइकोलॉजिकल मसले हो सकते हैं। डेरिक ने यह भी कंफर्म किया कि वो वैम्पायर्स, सैंग्विन जैसे मॉन्स्टर्स को भी ज़रूरत पड़ने पर खा लेते हैं, जिससे एमिलिन काफ़ी नाराज़ और खौफजदा दिखता है। इसके बाद द वर्ल्ड ने समुंदर की खबर दी कि क्रेजी कैप्टन कॉनर्स विक्टर की मौत हो चुकी है। एल्जर ने फौरन अंदाज़ा लगाया कि ये कोई मामूली हादसा नहीं है। क्लेन ने द वर्ल्ड के जरिए ऑड्रे के दिमाग में ये बात बैठाने की कोशिश की थी कि लोएन रॉयल फैमिली और मिलिट्री के लोग ह्यूमन ट्रैफिकिंग में शामिल हैं। उन्हें सारी कड़ियाँ जोड़कर दिखाईं। डीमन सेक्ट लोगों को किडनैप करती है। ट्रेसी और क्रेजी कैप्टन उन्हें शिप के जरिए ट्रांसफ़र करते हैं। इसमें MI9 रॉयल फैमिली की लॉयल इंटेलिजेंस का हाथ है। कैपिम बैकलैंड का ट्रैफिकर के पास आर्बिटर पाथवे के गार्ड्स थे, जो अक्सर रॉयल फैमिली के पास होते हैं। ऑर्डर ने दिमाग लड़ाया और एक बड़ा राज ढूंढ निकाला। उन्हें सोचा कि कैपिम को हीरो बैंडिट ब्लैक एम्परर ने मारा था, जो मिस्टर फूल का ब्लेस्ड है। इसका मतलब था द वर्ल्ड ही गेरमैन स्पैरो है और वही हीरो बैंडिट ब्लैक एम्परर भी है। क्लेन ने बताया कि क्रेजी कैप्टन की शिप पर एक ब्लैक एम्परर पाथवे का डेमिगॉड मौजूद था, जो सी किंग के आने से पहले भाग निकला। कैटलिया और एल्जर ने भी इस इन्वेस्टिगेशन में मदद करने का वादा किया। मीटिंग के आखिर में कैटलिया ने गेरमैन स्पैरो द वर्ल्ड की तारीफ की, जिसने स्लॉटरर क्रिशाइज सीक्वेंस 5 डेविल को मारा। एल्जर ने क्लेन को हिंट दिया कि चर्च ऑफ स्टॉर्म्स उसके गेरमैन के पीछे हैं। क्लेन ने मजाक में कहा कि वो खुद अपनी जानकारी बेचकर पैसे कमाना चाहता है। मीटिंग खत्म होने के बाद क्लेन की नज़र ग्रोसेल्स ट्रैवल किताब पर गई। चैप्टर 718 कैरेक्टर्स इन बुक। क्लेन ने ग्रोसेल्स ट्रैवल की गहराई से तलाशी लेने का फैसला किया। अपने स्पिरिट बॉडी को तैयार करने के लिए उसने अजीक्स कॉपर वेसल का इस्तेमाल किया ताकि उसकी स्पिरिचुअलिटी मजबूत हो जाए। उसने क्रीपिंग अंगर पहना, डेथ नेल रिवॉल्वर ली और एक नाइटमेयर कैरेक्टरिस्टिक अपने पास रखी ताकि वो सोते हुए लोगों के ख्वाबों में झांक सके। अपना खून किताब के कवर पर लगाते ही क्लेन एक नई दुनिया में पहुंच गया। ये पहले वाली बर्फीली दुनिया नहीं थी, बल्कि एक खुशहाल शहर था जिसका नाम पेसॉट था। वहाँ की भाषा और कपड़े सदियों पुराने लोएन किंगडम की तरह थे। शहर में घूमते हुए क्लेन को सख्त हैरानी हुई कि जब उसने उन्हीं लोगों को देखा जो रियलिटी में मर चुके थे। ग्रोसेल, वो विशाल जायंट, अब एक ब्लैकस्मिथ लोहार का काम कर रहा था और लोगों से हंसकर मिल रहा था। मॉबिड जोरोस्ट, क्लेन ने उसे एक बार में शराब पीते हुए देखा। मोबिड ने बताया कि वो और सियाटास शादी कर चुके हैं। मोबिड हमेशा की तरह अपनी बीवी की पिटाई की शिकायत कर रहा था, पर जैसे ही सियाटास ने बाहर से उसे आवाज़ दी, वो तुरंत डर के मारे उसके पीछे भाग गया। क्लेन को दुख महसूस हुआ क्योंकि वो जानता था कि असली लोग नहीं बल्कि किताब के बनाए हुए कैरेक्टर्स हैं जो एक लूप में जी रहे हैं। असली ग्रोसेल, मोबेट और सियाटास तो मर कर राख हो चुके थे। क्लेन ने जांचने के लिए कि दुनिया कितनी असली है वहाँ के स्पिरिट वर्ल्ड में कदम रखा। उसने देखा कि वहाँ 7 लाइट्स, 7 रंग की रोशनियाँ नहीं थी, जिससे साबित हुआ कि ये एक फेक स्पिरिट वर्ल्ड है जो सिर्फ इस किताब तक मौजूद है। अंत में क्लेन ने सोते हुए ग्रोसेल के ख्वाब में प्रवेश किया। ख्वाब ने उसने एक पुराना और धूप से चमकता हुआ जायंट किंग्स कोर्ट दिखा, लेकिन इस बार नज़ारा अलग था। वो किंग्स कोर्ट के पीछे वाले हिस्से को देख रहा था। चैप्टर 719 ड्रीम टूर।
क्लेन ने अपना ध्यान उस घने वेनिंग फॉरेस्ट की तरफ मोड़ा जहां ग्रोसेल पहरेदारी करता था। फॉरेस्ट के विशाल पेड़ दर्शाते थे कि ये जगह कितनी प्राचीन है, पर उनकी सड़ी हुई बाक्स और मुरझाए हुए पत्ते एक ढलते हुए दौर का निशान थे। ग्रोसेल के मुताबिक इस जंगल में जायंट किंग और मीर के माता पिता दफन है। क्ले ने सोचा कि यह ड्रीम एबनॉर्मल है क्योंकि पेसोट का ग्रोसेल एक मामूली ब्लैकस्मिथ था, पर उसकी सबकॉन्शियसनेस में अभी भी जायंट किंग्स कोड की यादें मौजूद थी। क्लेन ने इसे एक मौका समझा ताकि वो प्राचीन राज जान सके जो ग्रोसेल के मरने के बाद खो गए थे। क्लेन ने ड्रीम के अंदर ही ग्रोसेल से पूछा कि वो किंग्स कोर्ट में कैसे वापस जाए। सीधे साधे ग्रोसेल ने उसे बैरन टनल का रास्ता दिखाया। टनल के बाहर एक अजीब पत्थर का स्टेल मतलब स्तंभ था जिस पर एक जायंट का चेहरा बना था। उस स्तंभ ने क्लेन से रास्ता देने के बदले एक सवाल पूछा, अगर तुम्हारी पत्नी, बेटी और प्रेमिका पूछे कि उनमें से सबसे सुंदर कौन है तो तुम किसे चुनोगे? क्लेन ने चतुराई से जवाब दिया, मैं इतना समझदार नहीं हूँ, मैं फैसला अपने किंग पर छोड़ता हूँ। ये सुनकर स्टेल ने उसे जाने दिया। टनल के अंदर प्राचीन दीवार चित्रों म्यूरल्स में जायंट्स और ड्रैगन्स की लड़ाइयाँ दिखाई गई थी। आगे बढ़ते हुए क्लेन एक विशाल हॉल में पहुंचा जो किसी एलिवेटर की तरह ऊपर जाने लगा। जब वो रुका तो क्लेन एक शानदार पैलेस में था। वहां दो महत्वपूर्ण म्यूरल्स थे। गॉड ऑफ डॉन बादेल, एक सिल्वर आर्मर में जायंट जिसका चेहरा एक मास्क के पीछे छुपा था। क्लेन ने अंदाजा लगाया कि यह शायद गॉड ऑफ कॉम्बैट है। गॉडेस ऑफ हार्वेस्ट ओमेबेला, जायंट क्वीन जो खेती और फल फूलों के बीच खड़ी थी। जब क्लेन ने महल का दरवाजा खोला तो बाहर कोई शहर नहीं बल्कि एक ग्रे और धुंधली खाई थी। क्लेन समझ गया कि ये ग्रोसेल के ड्रीम की सीमा है, मतलब उसकी बाउंड्री है। उसने नीचे की तरफ जाती हुई सीढ़ियां बनाई ताकि वो कलेक्टिव सबकॉन्शियसनेस के समुद्र में उतर सके और इस किताब के गहरे राज ढूंढ सके। चैप्टर 120 फिलोसफर। क्लेन ने स्पाइरल सीढ़ियों पर कदम रखा और नीचे की धुंध में उतरने लगा। जैसे जैसे वो नीचे जा रहा था माहौल और भी गहरा और शांत होता गया, यहाँ तक कि उसे अपने दिल की धड़कन और रगों में बहते खून की आवाज़ सुनाई देने लगी। रास्ते में उसे ग्रोसेल की सबकॉन्शियसनेस के लाइट स्पेक्स मतलब यादें दिखे। एक जगह उसे एक जायंट दिखा जो एक इंसान को खा रहा था। ये ग्रोसेल की बचपन की कोई डरावनी याद थी। तभी धुंध से सड़ी हुई नीली ग्रे रंग की विशाल हथेलियां, रॉटिंग पाम्स निकले और क्लेन के पैरों को पकड़ने की कोशिश करने लगे। क्लेन ने पहले तो डेथ नेल निकालने का सोचा, पर फिर उसे रियलाइज हुआ कि यह सिर्फ ग्रोसेल के डर का एक रिफ्लेक्शन है। उसने खुद को शांत किया और कॉजिटेशन का इस्तेमाल किया जिससे वो हथेलियां गायब हो गईं। क्लेन समझ गया कि ग्रोसेल की गहराई सबकॉन्शियस में जाना खतरनाक है क्योंकि वहाँ दुश्मनों की यादें और डर आपके दिमाग को करप्ट कर सकते हैं। उसने एक्सप्लोरेशन वहीं रोक दी और वापस ड्रीमस्केप में आ गया। शहर में घूमते हुए क्लेन ने फ्रंजियार लोनीस सोल्जर को देखा। फ्रंजियार वहाँ के लोगों के लिए एक फिलोसफर था क्योंकि वो हमेशा अजीब सवाल पूछता था। मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ? क्लेन उसके पास बैठा और दोनों ने साथ में सनसेट देखा। क्लेन को दुख था कि असली फ्रंजियार की एशेज उसके पास थी जबकि ये सिर्फ एक परछाई थी। इधर एल्जर विल्सन को मिस्टर फूल से ओशन सॉन्गस्टर का कैरेक्टरिस्टिक और फार्मूला मिल चुका था। फार्मूला पढ़ते ही एल्जर को उसके रिचुअल के बारे में पता चला। ओशन सॉन्गस्टर रिचुअल पोशन को एक ऑब्निस्क मतलब प्राचीन समुद्री राक्षस के पेट के अंदर बैठकर पीना होता है। एल्जर ने सोचा कि ज़्यादातर ऑब्निस्क चर्च ऑफ स्टॉर्म्स के कब्जे में है। बिना चर्च की नज़र में आए एडवांस करने के लिए उसे एक आज़ाद ऑब्निस्क ढूंढना होगा। उसने सोचा कि वो क्वीन मिस्टीक से मदद मांग सकता है या फिर मिस्टर फूल से प्रार्थना कर सकता है क्योंकि मिस्टर फूल के पास सी गॉड की ताकत है और वो समुद्री जीवों को कमांड दे सकता है। एल्जर ने तय किया कि वो पासू आइलैंड जाने से पहले बैंसी हार्बर जाएगा ताकि देख सके कि उस तबाही के बाद वहाँ क्या बचा है। चैप्टर 721 क्लेन्स गार्डन्स। द फ्यूचर जहाज़ पर फ्रैंकलिन ने अपनी नई मशरूम्स की फसल के बारे में गेरमन स्पैरो को खत लिखा। फ्रैंक ने बताया कि उसने रोज़ बिशप सीक्वेंस 6 के खून और मांस का इस्तेमाल करके बीफ फ्लेवर्ड मशरूम्स बनाए हैं जो मछली खाते हैं। फ्रैंक ने खत के साथ कुछ ड्राइड मशरूम्स भी भेजे ताकि क्लेन उन्हें ग्रो कर सके। फ्रैंक ने क्लेन की दी हुई मैसेंजर रेनेट टिंकर को समन किया। जब हेडलेस लेडी अपने चारों सिरों के साथ प्रकट हुई तो फ्रैंक के दिमाग में अजीब सवाल आए, क्या इन सिरों को मिट्टी में बोने से और सिर उगेंगे? रेनेट टिंकरर ने गुस्से में फ्रैंक को मिट्टी के ढेर में उल्टा फेंक दिया और उसका गोल्ड कॉइन और खत लेकर गायब हो गई। दूसरी तरफ कैटलिया ने जब ये देखा तो डर गई क्योंकि उसने एक एंशिएंट बेन
एक बेहद ताकतवर भूत की परछाई देखी थी। बेयम में क्लेन को जब ये खत मिला तो वो फ्रैंक की बायोलॉजिकल मैडनेस से थोड़ा परेशान हो गया। उन्हें सोचा कि अगर फ्रैंक की रिसर्च गलत दिशा में गई तो वो दुनिया तबाह कर सकता है। इसीलिए क्लेन ने उसे गाइड करने का फैसला किया। उन्हें पलट कर जवाब लिखा, क्या ये मशरूम्स इंसान के पेट में भी उगेंगे? उसने फ्रैंक को मशवरा दिया कि वो सिटी ऑफ सिल्वर के लिए ऐसी वीट बनाए, मतलब गेहूं जो बिना धूप के उगे, और ऐसी गाय जो मॉइस्चर्स खाकर दूध दे। इस तरह फ्रैंक की दीवानगी एक अच्छी दिशा में लग जाएगी। शाम को क्लेन सीवीड बार पहुंचा। गेरमन स्पैरो की बदनामी की वजह से ज़्यादातर पायरेट्स वहां से गायब थे। क्लेन ने डेनियल नाम के एक ब्रोकर से कोनार्ड सिटी, देसी बे के लिए फेक आईडी और शिप टिकट खरीदी। वहां क्लेन ने सिल्वर कॉइन वाइपर ऑर्डर को देखा, जो क्वीन मिस्टिक का बंदा होने का दावा करता था। ऑर्डर के साथ एक मिस्टीरियस हुडेड आदमी था जो लगातार स्वीट्स चबा रहा था। चैप्टर 722 एन अनपीसफुल नाइट। सिल्वर कॉइन वाइपर ऑर्डर के बारे में बार में तरह तरह की अफवाहें उड़ रही थी। कोई कह रहा था कि वो MI9 से बचने के लिए प्रिट्स हार्बर की टिकट खरीद रहा है, तो कोई कह रहा था कि ये सब एक धोखा है। क्लेन खामोशी से अपनी ज़ारहार बियर पीते हुए अपने फेक आईडी और टिकट का इंतज़ार कर रहा था। अचानक बार का दरवाज़ा ज़ोर से खुला और 5 लोग अंदर घुसे। उनका लीडर काफ़ी रौबदार था और उसके साथ ट्रेंच कोट्स में 4 लोग थे जो रिवॉल्वर्स ताने हुए थे। उन्होंने हर कस्टमर से एक ही सवाल पूछा, सिल्वर कॉइन वाइपर ऑर्डर कहाँ है? कस्टमर्स ने घबराकर दूसरी मंजिल की तरफ इशारा किया। जब वो लोग ऊपर गए तो पता चला कि ऑर्डर पहले ही खिड़की से भाग चुका है। क्लेन को डेनियल से उसकी जॉन योड के नाम की फेक आईडी और टिकट मिल गई, लेकिन रात को उसके होटल में पुलिस ने दस्तक दी। पुलिस एक ऐसे दुबले पतले सफ़ेद बालों वाले बूढ़े को ढूंढ रही थी जिसे मीठा बहुत पसंद था। क्लेन ने उन्हें बताया कि उसने बार में एक ऐसे शख्स को ऑर्डर के साथ देखा था। क्लेन ने अबव द ग्रे फॉग जाकर सी गॉड सेप्टर के जरिए अपने एक बिलीवर सुपरिटेंडेंट बॉलाया से जानकारी ली। उसे पता चला कि वो बूढ़ा कोई आम चोर नहीं बल्कि एक बेहद इंपॉर्टेंट शख्स है। क्लेन ने डिविनेशन की और उसे बैकलैंड की एक पुरानी याद आई। यान ने उसे एक साइंटिस्ट के बारे में बताया था। क्लेन को अचानक सब समझ में आ गया। वो बूढ़ा कोई और नहीं बल्कि ट्यूरानी वॉन हेल्मोस्विन था, एम्परर रुजेल के बाद सबसे बड़ा साइंटिस्ट, मैथमेटिशियन और सेकंड जनरेशन डिफरेंस इंजन का बाप। ये वही साइंटिस्ट था जिसके पीछे लोएन मिलिट्री और इंटिस स्पाइस सदियों से पड़े थे। अब क्लेन को समझ आया कि एडमिरल ऑफ ब्लड के पास इतनी एडवांस रेडियो टेक्नोलॉजी कहाँ से आई थी। ट्यूरानी वॉन हेल्मोस्विन जो सदियों से गायब था, अब बेयम में ऑर्डर के साथ देखा गया था। चैप्टर 123 अनदर गुड डीड टुडे। क्लेन ने थोड़ी देर तक ट्यूरानी वॉन हेल्मोस्विन के मामले पर गौर किया। शुरुआत में उसे लगा कि ये उससे जुड़ा मसला नहीं है, पर उसे चिंता हुई कि अगर ये साइंटिस्ट एडमिरल ऑफ ब्लड या रोज स्कूल ऑफ थॉट जो मदर ट्री ऑफ डिज़ायर को मानते हैं उसके हाथ लग गया तो ये टेक्नोलॉजी दुनिया के लिए खतरा बन सकती है। उसने रेडियो ट्रांसीवर का इस्तेमाल किया और एडमिरल ऑफ ब्लड के पुराने कोड्स को डिसाइफर किया। उसे एक मैसेज मिला, 32 ब्लैक पेपर एवेन्यू 7 AM कल सुबह। क्लेन ने अबव द ग्रे फॉग जाकर डिविनेशन से कन्फर्म किया कि हेल्मोसिन वहाँ छुपा है। वहाँ हेल्मोसिन एक विशाल मशीन के पास था जिसे वो डिफरेंस इंजन नहीं बल्कि कैलकुलेटर कह रहा था। क्लेन ने साइंटिस्ट को खुद के पास रखने या किसी एक फ्रैक्शन को देने के बजाय एक बैलेंस बनाए रखने का सोचा। उसने सी गॉड सेक्टर उठाया और पूरे बेयम शहर में हवाओं के जरिए एक ब्रॉडकास्ट कर दिया, हेल्मोसिन 32 ब्लैक पेपर एवेन्यू पर है। ये सुनकर ऑर्डर दंग रह गया और सी किंग जॉन कॉटमैन फौरन उस पते की तरफ निकल पड़ा। क्लेन ने सुकून की सांस ली और सोचा कि आज उसने एक और नेक काम किया है। लेकिन जब क्लेन सो रहा था अचानक उसके पास दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाज़ा खोलने पर सामने ही वही बूढ़ा साइंटिस्ट वॉन हेल्मोसिन खड़ा था। वो डेमिगॉड्स की नज़रों से बचकर क्लेन के पास कैसे पहुंचा, ये एक राज था। उसने अपना इंट्रो एक अजीब नाम से दिया, ऑरेंज लाइट हिलैरियन। उसने क्लेन को एक भयानक चेतावनी दी, मदर ट्री ऑफ डिज़ायर से बचकर रहना। फिर उसने क्लेन से पूछा कि क्या उसका कोई दुश्मन है ताकि वो उसके दरवाजे पर जाकर मार सके और क्लेन का बदला पूरा हो जाए। हेल्मोसिन का खुद का ऑरेंज लाइट हिलैरियन कहना यह दर्शाता है कि वो स्पिरिट वर्ल्ड के 7 लाइट्स में से एक हो सकता है जो इंसानी रूप में धरती पर आया था।